Good morning, students. My name is Ishita Mittal, and today I am going to present a PPT on approaches of counseling. Approaches of counseling means counseling किस तरीके से की जाती है, क्या तरीका अपनाया जाता है काउंसलिंग में. So as you already know what is counseling. Counseling means step by step किसी को समझाना, उसे गाइड करना. For example, कोई बीएड परस्यू कर रहा है और उसको डाउट है कि वो आगे एमएड करे, एमए करे और परस्यू करे जॉब को, तो काउंसलर के पास जाएगा वो, एंड काउंसलर विल गाइड हिम और हर, विल स्टेप बाय स्टेप उसको समझाएगा, उसके दिल को खोलने की कोशिश करेगा, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसे समझने की कोशिश करेगा, उसे गाइड करेगा कि आपको कौन सा पाथ लेना चाहिए, आगे आपको क्या लाइन चूज करनी चाहिए. So there are three approaches of counseling: directive counseling, non-directive counseling, and eclectic counseling. One by one, we will study about all of these. So first one, we have directive counseling. What is directive counseling? Directive counseling approach is counseling standard. मेन रोल, मेन फोकस यहाँ पर काउंसलर का होता है. यहाँ पर जो भी होता है काउंसलर से रिलेटेड होता है. कैसे, हम आने वाले पॉइंट्स पे पढ़ेंगे. In this counseling, the counselor plays an active role as it is regarded as a means of helping others how to learn to solve their problems. यहाँ पर मेन रोल, मेन एक्टिव रोल, इंपॉर्टेंट रोल काउंसलर का होता है. वो काउंसली को समझने की कोशिश करता है, उसकी प्रॉब्लम समझता है, उसके बारे में राय बनाता है और उससे रिलेटेड वो उसे फॉलो करने के लिए कहता है. In this type of counseling, the counselor does everything himself. That is why it is called counselor centered counseling. ये अप्रोच काउंसलर के ऊपर डिपेंडेंट होती है. यहाँ पर मेन रोल काउंसलर का होता है. काउंसलर सब कुछ अपने आप ही करता है. जैसे वो काउंसलिंग और क्लाइंट की प्रॉब्लम समझेगा, उनके बारे में एक राय बनाएगा, या वो उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट के लिए बोलेगा, मेडिटेशन के लिए बोलेगा, एक्सरसाइज के लिए बोलेगा, योगा के लिए बोलेगा, मेडिसिन के लिए बोलेगा. जो भी काउंसलर बोलेगा, काउंसलिंग को और क्लाइंट को वो फॉलो करना होता है विदाउट एनी discussion. In this counseling, the counselor plays the main role. As I already said, main role और main focus है counselor का होता है. The counselor is a competent person, matured and qualified to handle a problem and give her advice to the counselee who is unable to solve the problem. Counselor should be competent, matured and qualified होना चाहिए. वो counselee की problem को handle करने के लिए, उसकी problem को समझने के लिए, उसकी problem को solve करने के लिए. यहाँ पर क्लाइंट का कोई भी रोल नहीं होता. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काउंसलर का रोल होता है. वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, उसके बारे में एक राय बनाएगा और उस राय के बाद वो आपको फॉलो करने के लिए बोलेगा. कुछ भी, मेडिसिन हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकती है, और वो क्लाइंट को फॉलो करना होगा. द काउंसलर वर्क्स अंडर द काउंसलर, नॉट विद हिम. काउंसलर यहाँ पर काउंसलर के अंडर काम करता है, उसके साथ काम नहीं करता. मींस काउंसलर जो भी बोलता है, काउंसलर को वो फॉलो करना पड़ता है. काउंसलर क्लाइंट को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है, या वो उससे एक एक्टिविटी करवाता है, या वो उससे टेस्ट कंडक्ट करवाता है. उस टेस्ट से रिजल्ट जो आता है वो काउंसलर उस बेसिस पे काउंसलर को फॉलो करने के लिए बोलता है. काउंसलर अपनी राय बनाता है, वो राय बनने के बाद काउंसलर काउंसलर को जो फॉलो करने के लिए बोलता है, काउंसलिंग वो फॉलो करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग. मीन्स काउंसलिंग करने के बाद काउंसलर एक पर्चा बना लेता है, एक पर्चा तैयार कर लेता है, और वो पर्चा वो काउंसलर को दे देता है कि आपको ये फॉलो करना है, ऐसे ऐसे अप्रोच आपको करनी है. रोल ऑफ द काउंसलर इन डायरेक्टिव काउंसलिंग. क्या काउंसलर का रोल होता है इन डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच में? द काउंसलर प्लेज एन एक्टिव रोल. इट इज द सेम पॉइंट एट मेन फोकस, मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर काउंसलर का होता है. ही एक्ट एज पाइवट एंड लीडर ऑफ द सिचुएशन. पाइवट मीन्स सेंटर, द सेंटर ऑफ द सिचुएशन वो एक्ट करता है. काउंसलर एक्ट एज अ पाइवट, बीइंग सेंटर एंड लीडर ऑफ द सिचुएशन. यहाँ पर सारा रोल जो होता है वो काउंसलर का होता है, क्लाइंट का नहीं होता है. काउंसलर डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ द क्लाइंट बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग एंड समटाइम्स एडवाइसिंग. काउंसलर का क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है, एक्सप्लेन करता है और कभी कभार उसको एडवाइस करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Steps of directive counseling approach. There are some steps: information gathering, synthesis, diagnosis, prognosis, counseling and follow up. हम एक एक करके इन सब steps के बारे में पढ़ेंगे. First step we have is information gathering or analysis. It is a procedure in which facts are collected so that the pupil may be studied. इस approach में, इस step में फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ताकि प्यूपिल की प्रॉब्लम को
अच्छे से जान पाए, अच्छे से स्टडी कर पाए और बेहतर तरीके से उसे स्टडी कर पाए। सिंथेसिस, collected data summarized and organized to understand the individual and his problems। जो हमने कलेक्ट किया डाटा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, अब उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एक वे में, उसे समराइज किया जाता है ताकि हम इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ पाए। डायग्नोसिस, the causes responsible for the problem are sorted out। डायग्नोसिस में समस्या का पता लगाना, आखिर समस्या क्या है क्लाइंट को। प्रोग्नोसिस, on the basis of diagnosis counselor predicts the future of client। means जो हमने समस्या का पता लगाया है, अब उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे फ्यूचर में उसे सॉल्व कर सकते हैं उस समस्या को। Next we have counseling। in this phase counselor tries to solve the problem of the client। counselor क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे उसकी काउंसलिंग करता है, उसे गाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप उसे बताता है। फॉलो अप, जैसे कि एग्जांपल, आप कुछ ऑनलाइन सामान खरीदते हो अमेज़न, मिंत्रा से, वो आपको भैया बोलता है कि आप ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म करना, सो डैट उनको पता चले कि उनका प्रोडक्ट कैसा था, पता चले कि इंडिविजुअल और क्लाइंट कितना खुश हुआ, कितना नहीं हुआ। सिमिलरली काउंसलर भी बोलता है काउंसलिंग को कि आप बताओ आपको कैसा रहा, आपने कितना इंप्रूव किया, कितना नहीं किया, उसे बोलते हैं फॉलो अप। काउंसलर क्लाइंट का फॉलो अप लेता है कि वो कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा है, उससे कितना असर हुआ, कितना नहीं हुआ है, उसकी प्रॉब्लम कहाँ तक सॉल्व हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है। There are some advantages and disadvantages। फर्स्ट एडवांटेज इज टाइम सेविंग टेक्निक। 1 person to 1 person होता है, इसीलिए वो टाइम सेविंग टेक्निक होती है। काउंसलर इज क्वालिफाइड एंड मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली। काउंसलर इतना क्वालिफाइड होता है, नॉलेजेबल होता है, मैच्योर होता है कि वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम समझ पाए। Organized, all the informations remain between counselor and counselee only। As I already said कि 2 person के बीच में होता है, इसलिए वो organized रहता है, information जो भी होती है वो organized रहती है। Active participation of counselor, counselor का main role होता है यहाँ पर, active participation होता है इस approach में, client का नहीं होता है। Disadvantages, it is counselor centered technique, not client centered technique। काउंसलर अपने हिसाब से प्रॉब्लम डायग्नोस करता है, क्लाइंट इसमें साइलेंट रहता है, क्लाइंट इज सेकेंडरी, क्लाइंट का कोई रोल नहीं होता है। क्लाइंट काउंसलर को जो भी समझ में आया है प्रॉब्लम, वो उसी हिसाब से पर्चा बनाता है, उसी हिसाब से राय बनाता है और उसी राय के हिसाब से वो काउंसलिंग को फॉलो करने के लिए बोलता है। क्लाइंट इज डिपेंडेंट ऑन द काउंसलर, क्लाइंट फुली डिपेंडेंट होता है काउंसलर पे। एज आई ऑलरेडी से, क्लाइंट का कोई रोल नहीं होता, क्लाइंट इज साइलेंट और क्लाइंट इज सेकेंडरी इन दिस अप्रोच। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द पार्ट ऑफ काउंसलर, काउंसलर कभी कभी पूरी इंफॉर्मेशन को नहीं समझ पाता है, दैट इज व्हाई देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द पार्ट ऑफ काउंसलर। इमोशनल प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू दिस थेरेपी बिकॉज काउंसलर इमोशनली जानने की कोशिश नहीं करता क्लाइंट को कि इमोशनली क्या प्रॉब्लम है क्लाइंट को, वो पूरी तरह से उसे जानता नहीं है। उसे जितना जानना होता है वो उतना जानता है और उसी बेसिस पे वो राय बनाता है अपनी। नेक्स्ट अप्रोच वी हैव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इट इज अ क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस। इन डायरेक्टिव काउंसलिंग वी स्टडीड दैट इट इज अ काउंसलर सेंटर्ड प्रोसेस एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलर में इट इज अ क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस। द मेन रोल, मेन फोकस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्लाइंट का होता है, काउंसलर का नहीं होता है। In this process, the client is a pivot, that means center or center playing the primary role। इसमें client प्राइमरी रोल प्ले करता है, डायरेक्टिव में क्लाइंट सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था, साइलेंट था। यहाँ पर क्लाइंट साइलेंट नहीं होता है, यहाँ पर क्लाइंट को ओपन अप होना पड़ता है। He actively participates in the process, gains insight into his problems with the help of the counselor। काउंसलर की हेल्प से क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को ओपन अप करता है, क्लाइंट बोलता है इस प्रॉब्लम में। काउंसलर क्लाइंट से फुली इंटरेक्ट करता है, उसको फुली इन्वॉल्व करता है, उसे पूरी जानने की कोशिश करता है, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता है, उसे इमोशनली जानने की कोशिश करता है। डायरेक्टिव में वो इतना इमोशनली इंटरेक्ट नहीं करता है क्लाइंट से। काउंसलर्स एटीट्यूड इज फ्रेंडली, इंटरेस्टिंग एंड रिसेप्टिव। एक क्लाइंट को जानने के लिए काउंसलर का एटीट्यूड फ्रेंडली होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड रिसेप्टिव होना चाहिए, ताकि क्लाइंट जो है फुली ओपन अप हो सके काउंसलर के साथ। The main function of the counselor is to create an atmosphere in which the client can work out his problem। अगर
इन्वायरमेंट नहीं होगा ऐसा फ्रेंडली, अगर एटमोस्फेयर हेल्दी नहीं होगा तो क्लाइंट ओपन अप ही नहीं हो पाएगा, क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए काउंसलर को ऐसा एटमॉस्फेयर सेटअप करना चाहिए ताकि क्लाइंट ओपन अप हो सके। इट इज ऑल्सो नोन एज परमिसिव काउंसलिंग। In this type of counseling, emotional elements rather than intellectual elements are stressed. डायरेक्टिव में intellectual elements को stress दिया जाता है, and in this type of counseling, emotional elements are stressed. यहाँ पे emotionally involved होता है client पूरी तरह से। डायरेक्टिव में स्टडी किया क्लाइंट को, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी किया, यहाँ पर उसे इमोशनली जाना, उसे ओपन अप करवाया, क्लाइंट को अपनी दिल की बातें खुलवाई। There are some steps in non-directive counseling. Define the problem situation, freedom to express his freedom, identify counselor's feelings, develop counselor's insight, and termination of counseling. One by one हम सबके बारे में पढ़ेंगे. First, we have defined the problem and situation. Counselor encourages the client to define the problem so that it may become clear to him. Counselor ऐसे encourage करता है, उसको हिम्मत देता है क्लाइंट को कि अपनी प्रॉब्लम वो डिफाइन कर सके, अपनी प्रॉब्लम वो बता सके, ताकि काउंसलर और क्लियर हो सके उसके बारे में और अच्छे से उसे जान पाए। काउंसलिंग गिव फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज फ्रीडम। काउंसलिंग फ्रीडम देता है पूरी तरह, काउंसलिंग पूरी फ्रीडम देता है काउंसलर को कि वो उसे जान पाए। अगर काउंसलिंग इन्वॉल्व नहीं होगा फुली, क्लाइंट बोलेगा नहीं या ओपन अप नहीं होगा, तो काउंसलर उसे नहीं जान पाएगा। इसीलिए कहा था मैंने, काउंसलर एटमोस्फेयर ऐसा क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाता है, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाता है कि क्लाइंट पूरी तरह से वो ओपन होता है, इमोशनली वो ओपन अप हो पाए, उसे पूरी बात बता सकता है। आइडेंटिफाइंग काउंसलिंग फीलिंग, इट इज द सेम पॉइंट, काउंसलिंग की फीलिंग को जानना, उसे समझना अच्छी तरह। Developing counselor's insight. Counselor understands the feeling of the client and tries to lead him from negative self feelings to positive self feelings. काउंसलर मदद करता है क्लाइंट की उसके नेगेटिव सेल्फ फीलिंग्स को पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग्स में बदलता है। उसकी जैसे सुसाइडल थॉट्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, वो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल देता है। ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट होता है, ऐसे फीलिंग डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है उन दोनों के बीच में, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है काउंसलर काउंसली के बीच में, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दैट step and last step, termination of counseling. In this, client is satisfied and happy, his need is satisfied. In this step, client satisfied हो जाता है, happy हो जाता है, उसकी नीड पूरी फुलफिल हो जाती है, और ये लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पर काउंसलिंग का टर्मिनेट हो जाता है, काउंसलिंग यहाँ पर एंड हो जाती है। यहाँ पर एडवांटेजेस है, यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंस ऑफ काउंसलिंग, मेन फोकस क्लाइंट पे होता है, मींस मेन फोकस है काउंसलिंग पे होता है, काउंसलिंग को पूरी डिपेंडेंस दी जाती है कि वो अपने आप को ओपन अप कर सके, वो सारी बातें एक काउंसलर के सामने रख सके जो वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता। It is client-centered process. As I already said, main focus, main part, main importance यहाँ पर client को दी जाती है, काउंसलर को नहीं। It removes emotional blocks. Emotional problems solve होते हैं। It is effective to solve emotional problem. It is the same point, emotional problems solve होते हैं। It develops capabilities of the client. Client को पता चलता है कि उसकी capabilities क्या है, उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, उसको रियलिटी से फेस करता है, वो इस तरह से उसका काउंसलिंग की जाती है कि उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। फ्रीडम टू टॉक, काउंसलिंग को पूरी फ्रीडम दी जाती है बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए, ओपन अप होने के लिए, ऐसा एटमोस्फेयर सेटअप की जाता है उसके लिए। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। टाइम कंज्यूमिंग, यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ लेस मैच्योर्ड एंड स्कूल स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये इतनी अच्छी नहीं होती है। It is not successful when client is not ready to open up with counselor. अगर काउंसलर और क्लाइंट ओपन अप ही नहीं होगा तो ये अप्रोच सक्सेसफुल नहीं होगी, पूरी तरह से क्लाइंट पे बेस्ड है ये। अगर क्लाइंट ओपन ही नहीं होगा तो काउंसलिंग करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। लास्ट approach we have eclectic counseling. Eclectic counseling is a type of counseling which is neither counselor centered nor client centered but a combination of both. ना ही ये counselor centered होती है, ना ही ये client centered होती है, but
ये दोनों का मिक्सचर होता है, यहाँ पर दोनों अप्रोचेस निभाई जाती हैं. The counselor can start with directive, but if and when the situation demands, the counselor may switch over to non-directive counseling and vice versa. It is focuses on situation. ये situation पे based करता है. यहाँ पर directive counseling as well as non-directive counseling दोनों use होती है, but दोनों एक साथ नहीं होती use. ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है. अगर सिचुएशन डायरेक्टिव मांग रहा है तो डायरेक्टिव यूज होगी, अगर सिचुएशन नॉन डायरेक्टिव मांग रहा है तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज की जाएगी. डायरेक्टिव मींस काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच एंड नॉन डायरेक्टिव मींस क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच. इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस है. फ्रीडम ऑफ चॉइसेस एंड एक्सप्रेशन इज ओपन टू बोथ काउंसलर एज वेल एज क्लाइंट. फ्रीडम दोनों को दी जाती है और अपने आप को शेयर करने के लिए, बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, दोनों के एक ट्रस्ट बना रहे, वो दोनों को फ्रीडम दी जाती है, क्लाइंट एज वेल एज काउंसलर. बोथ ऑफ देम हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द रिलेशनशिप. दोनों को एक दूसरे के ऊपर एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, दोनों के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. फुल पार्टिसिपेशन ऑफ काउंसलर एंड क्लाइंट. दोनों इस अप्रोच में दोनों का, काउंसलर एज वेल एज क्लाइंट का फुली पार्टिसिपेशन होता है. Flexibility according to situational response. As I already said, this approach is based on situation. अगर सिचुएशन डायरेक्टिव का डिमांड कर रहा है तो डायरेक्टिव अप्रोच यूज होगी, अगर सिचुएशन नॉन डायरेक्टिव अप्रोच का डिमांड कर रहा है तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज होगी. There are some disadvantages also. Time consuming. Yes, it is time consuming. Directive and non-directive cannot be merged together. As I already said, दोनों अप्रोचेस इकट्ठे नहीं यूज हो सकते, या तो डायरेक्टिव यूज होगा या तो नॉन डायरेक्टिव यूज होगा. नीड फुल कॉपरेशन ऑफ बोथ काउंसलर एंड काउंसली. यहाँ इस अप्रोच में दोनों का कॉपरेशन होना, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, काउंसलर का एंड काउंसलिंग का. थैंक यू सो मच. मुझे आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो.